तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। देखिए दोस्तों, हम लोग जो है SSCERT का सीरीज स्टार्ट किया है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे क्लास 9th का जो तीसरा चैप्टर है फ्रांस की क्रांति, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि हम लोग बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लगेगा पढ़ने में, इसलिए हम जो है उस बुक से शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिए हैं, जिससे कम टाइम में हम लोग पूरे बुक को बहुत जल्द जो है कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। और देखिए, इससे पहले हम लोग जो पहला चैप्टर दिया है भौगोलिक खोजें वो पढ़ चुके हैं। और देखिए, दूसरा जो चैप्टर है अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम, हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और देखिए, जितने लोग TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BPSC TRE 4 में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी NCERT SCERT से ही पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट दिया है कि 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतरी घटना घटी। याद रखिएगा, जो फ्रांस की क्रांति कब शुरुआत हुई थी? 1789 में। इस क्रांति में फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, यह सब देखिए उसने दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप लोग इस जो है राइटिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 9th का बुक था, उस सभी बुक से जो नोट्स तैयार किया गया है यह देखिए 4-5 घंटे में ही तैयार किया गया है, इसलिए आप लोग राइटिंग में मत जाइएगा। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को दे दूँगा PDF जो टाइप वाला, उसको आप लोग लेकर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट हम लोग देखे हैं, लिखा है कि देखिए एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व किस देश से संबंधित है? तो देखिए, ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। और देखिए, इसने यह भी कहा है कि मानव अधिकार के जो नए सिद्धांत, जैसे देखिए आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, ये सब फ्रांस से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 1776 ईस्वी में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और 1783 ईस्वी में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेशों की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कौन? एक देखिए अमेरिका, और देखिए एक जो है ब्रिटेन के विरुद्ध, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। आप लोग देख सकते हैं जो है पहले फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। बूर्बो राजवंश के लुई 14वें के शासनकाल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी, लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। तो देखिए, इसके पहले जो लोग थे वो लोग सही थे, लेकिन जब देखिए याद रखिएगा पूछ लेगा एग्जाम में कि जो यह लुई 16वां है यह किस राजवंश से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जो संबंधित है बूर्बो वंश से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। उसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनिएट थी। तो देखिए, जो लुई 16वां था उसकी जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनिएट थी। राजस्व का 9% हिस्सा फिजूल खर्च पर व्यय होता था। देखिए, एग्जाम यही पूछ सकता है कि राजस्व का कितने प्रतिशत हिस्सा फिजूल खर्च पर व्यय होता था। तो देखिए, कुल 9% हिस्सा जो था वो फिजूल खर्च पर व्यय होता था। लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे, देखिए जो तत्कालीन फ्रांस की मुद्रा थी वह देखिए लिब्रे जो एग्जाम में पूछा गया है कि यह जो है फ्रांस की मुद्रा है, जिसे देखिए 1794 में इसको समाप्त कर दिया गया था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि लुई 16वें के शासनकाल में अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। स्टेट्स जनरल संसदीय संस्था थी। याद रखिएगा, जो स्टेट्स जनरल थी या संसदीय संस्था थी, 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। जो स्टेट जनरल थी, जो संसदीय व्यवस्था थी, एक संस्था थी, देखिए 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी। लुई 14वें देखिए यह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ। देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, देखिए पूछ भी सकता है कि यह किसका कथन है, कौन का है, मैं ही राज्य हूँ। तो देखिए यह लुई 14वां द्वारा यह कहा गया है। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में
पार्लमा नामक संस्था थी जिसकी संख्या 17 थी और जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था, याद रखिएगा आप लोग। और देखिए न्यायाधीश का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रम था। तो न्यायाधीश का जो पद होता था वह कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित होता था और ये पद वंशानुक्रम था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। 1789 ईस्वी तक आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावला होने लगे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा था, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। देखिए प्रथम स्टेट में पादरी थे जिनकी संख्या 1,30,000 थी। तो लोग याद रखिएगा जो फ्रांसीसी समाज था वह 3 स्टेट में बटा था। देखिए एक पादरी वर्ग था, एक कुलीन था, देखिए एक जो था वह जितने भी किसान वर्ग थे, शिक्षक वर्ग थे, बाकी लोग सभी उसमें आते थे। तो देखिए प्रथम स्टेट में पादरी थे और देखिए दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग जिसमें 80,000 परिवार या 40 लाख व्यक्ति थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त थे। देखिए एग्जाम में पूछ सकता है कि जो फ्रांसीसी जो समाज था जो 3 भागों में विभाजित था तो उसमें से कौन से जो 2 समाज वाले थे वो करों से मुक्त थे। तो याद रखिएगा जो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग वाले थे और देखिए दूसरे स्टेट में जो कुलीन वाले लोग थे ये लोग जो होते थे करों से मुक्त थे। और देखिए उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास, यानी जो 2 स्टेट लोग होते थे फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास था। और 90% जनता तीसरी स्टेट में थी जिनमें देखिए जिनको कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ये अपने स्वामी की सेवा घर एवं खेतों में काम करते थे। और देखिए तीसरे स्टेट में ही डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे। आगे बढ़ते हैं। जो शहरी क्षेत्र में रहते थे यह वर्ग मध्यम वर्ग कहलाता था जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। तो देखिए यही लोग थे जो विरोध किए थे फ्रांसीसी क्रांति में। और देखिए मध्यम लोग सबसे अधिक असंतोष थे, अभी याद रखिएगा। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए थे, यानी जो 3 स्टेट था, एक देखिए कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था और देखिए एक जो था यह साधारण वर्ग जो तीसरे स्टेट में आते थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए न कि वंश। तो देखिए वो सब वंशानुक्रम को जो है महत्व देते थे। मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था। याद रखिएगा जो समानता था यह फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा था जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया। फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति सबसे दयनीय थी। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी जिन्हें टैक्स फार्मर कहा जाता था। याद रखिएगा प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती थी जिन्हें टैक्स फार्मर कहे जाते थे। किसानों को भूमि कर टेले चुकाना पड़ता। देखिए जो टेले था यह भूमि कर था। इसके अलावा टीथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। देखिए कहीं टाइद जहाँ लिखा रहेगा तो समझिए वह धार्मिक कर था। देखिए एक है टीथे जो है या देखिए टेले लिखा है, यह जो था यह किसानों को भूमि कर के रूप में चुकाना पड़ता था। और देखिए ये पूछा गया एग्जाम में कि टाइद या किस प्रकार का कर है, तो देखिए एक धार्मिक कर था। फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था। कम वेतन, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी। लेटर्स द कैचेट फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। देखिए एग्जाम में यह पूछ सकता है कि लेटर्स द कैचेट क्या है, तो देखिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। इनमें प्रमुख मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो। याद रखिएगा जो यहाँ पर जो बुद्धिजीवी है इनका नाम पूछा गया एग्जाम में, तो मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर और रूसो ये सब प्रमुख थे। मॉन्टेस्क्यू ने अपने पुस्तकें विधि की आत्मा, तो आप लोग याद रखिएगा यह मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का सिद्धांत दिया है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद एग्जाम पूछ सकता है कि वह कौन सा जो है बुद्धिजीवी है या लेखक है जिसने अपने
जो है कौन सा सुझाव दिया था यहाँ पर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने का सिद्धांत किसने दिया था, तो मॉन्टेस्क्यू की जो पुस्तक है विधि की आत्मा। देखिए स्पिरिट ऑफ द लॉ इसे कुछ इसका बुक है, हिंदी में याद रखिएगा, विधि की आत्मा। आगे बढ़ते हैं। वॉल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोषों का पर्दाफाश किया। मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक, याद रखिएगा, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है रूसो का पुस्तक है, में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संप्रभु माना है। दिदरो के बृहत ज्ञानकोश यानी कि देखिए इनक्लोसाइपीडिया के लेखों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। तो दिदरो का क्या है, बृहत ज्ञानकोश यानी कि इनक्लोपीडिया है, इसका इंसाइक्लोपीडिया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्गो जैसे अर्थशास्त्रियों ने समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। 1688 ईस्वी में इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था, ये भी याद रखिएगा। तो अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। 1789 ईस्वी में लुई 16वां को धन की आवश्यकता हुई। 5 मई 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई, याद रखिएगा, 5 मई 1789 को उसने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट्स के क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेट्स के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें टेनिस कोर्ट शपथ, देखिए एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, टेनिस कोर्ट शपथ देखिए 5 मई 1789 को। 14 जुलाई 1789 ईस्वी का क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारगिल बैस्टिल को घेर लिया। कब? 14 जुलाई 1789 को। और देखियो फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। तो फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और देखिए 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा एवं नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक के अधिकार को स्वीकार किया, ये भी याद रखिएगा। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया। कब? तो 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया प्रसा तथा सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। आगे बढ़ते हैं। आलोचकों में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। तो जो देखिए जो जैकोबिन क्लब बनाया गया था उसमें जो सदस्य लोग थे वह छोटे दुकानदार, कारीगर, घड़ीसाज, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर आदि शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया, तो भी याद रखिएगा, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर था। रॉबेस्पियर वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। रॉबेस्पियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था। आगे बढ़ते हैं। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर चुनाव कराया गया। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वें पर मुकदमा चलाया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया, ये भी याद रखिएगा। तो लुई 16वां को जो फांसी दिया गया था 21 जनवरी 1793 को, और बाद में मेरी एंटोनेट का भी फांसी दे दिया गया, उसको भी, उसकी पत्नी जो थी जो बहुत खर्चीली थी। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की, ये भी याद रखिएगा। जो कन्वेंशन था, जो वो नेशनल असेंबली बनी थी, उसकी जो एकमात्र भाषा जो थी वो फ्रेंच घोषित की गई थी। फ्रांस का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया था। रॉबेस्पियर को जुलाई 1794 में उसे मृत्युदंड दिया गया, भी याद रखिएगा, जो जैकोबिन क्लब से संबंधित था। उसके बाद 1795 ईस्वी में नया संविधान बनाया गया, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू किया। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए दोस्तों, यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। सन 1848 ईस्वी में अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों में
दास प्रथा का उन्मूलन किया गया? तो याद रखिएगा, दास प्रथा का जो उन्मूलन किया गया था 1848 में किया गया था। ब्रूमेयर थर्मिडार फ्रांस की राष्ट्रीय कैलेंडर, ये भी याद रखिएगा, ब्रूमेयर थर्मिडार फ्रांस की राष्ट्रीय कैलेंडर है। ओलंप दे गूज ने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन नामक संस्था का गठन किया। 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। कब प्राप्त की थी? तो 1946 में। 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इतिहासकारों ने 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई यानी मध्यम वर्गीय क्रांति का, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हो गई। भी याद रखिएगा, सामंतवाद की जो समाप्ति हुई थी 4 अगस्त 1789 को हुई थी। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जो है तीसरे चैप्टर को पढ़ चुके हैं, फ्रांस की क्रांति को। तो देखिए, यदि हम लोग बुक पढ़ते, लाइन बाई लाइन पढ़ते तो बहुत अधिक टाइम लग जाता है, इसलिए हम जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रह रहा है बुक से, हम उसका नोट्स बना लिए हैं और आप लोगों को कम समय में उपलब्ध करा दे रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार नहीं कहता हूँ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो लेकिन यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।